हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बियॉन्ड इक्वेशंस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना डॉक्टर एसी सर, जो आपको पढ़ाता हूं ज़ूलॉजी एंड जेनेटिक्स। आज आपके सामने आया हूं एक मुद्दा लेकर। जो बच्चे नीट 2024 और नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, जैसे जो बच्चे 11th में अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, या फिर ड्रॉप लेके वो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आज मैं ये बात डिस्कस करने जा रहा हूं कि उनको अपनी इस प्रिपरेशन के दौरान बायोलॉजी को किस तरीके से देखना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के इस जमाने में जहां पर इजी और शॉर्टकट चीजों का ज्यादा बोलबाला हो रहा है, इससे मतलब नहीं है कि आउटकम क्या है, बस मतलब इस बात से है कि टाइम कितने अच्छे से पास हो रहा है। वो कॉन्फिडेंस से टाइम पास करने की एक कला है, जिसमें पूरे साल बच्चा कॉन्फिडेंस से बस ये सोचकर कि आई एम फ्यूचर डॉक्टर, आई एम फ्यूचर डॉक्टर, और वो उसी मोटिवेशन के अंदर टाइम पास करता चला जाता है, जबकि उसको ये भी नहीं पता चलता कि वो एक्चुअल में सही ढंग से प्रिपरेशन कर ही नहीं रहा है। उसको बायोलॉजी की जो लाइनें रटने को दी जा रही हैं, जो बार बार उसको एक शॉर्टकट बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी की लाइनें रट लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। मैं मानता हूं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना, उन क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स को, उन ऑप्शंस को आपस में कंपेयर करना, असर्शन रीजन को समझना, वो तभी पॉसिबल है जब आपने एनसीईआरटी की लाइनों को केवल रटा नहीं है, उनको समझा है। यानी एनसीईआरटी रटना नहीं, समझना है। एनसीईआरटी को जिसने समझ के पढ़ा, एनसीईआरटी गागर में सागर बुक है। एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन में 10 लाइनों का सार समाया हुआ होता है, और कई बार उस सार में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह बात आपको समझनी होगी कि एनसीईआरटी की लाइनों का मतलब समझेंगे। एनसीईआरटी की लाइनों का मतलब जब आप समझेंगे तो आपको एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर भी निकलना पड़ेगा, यानी कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी के बाहर से भी सीखनी पड़ेंगी, तब जाके वो कंसेप्ट समझ में आएंगे। एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का समझाने के लिए कई बार एक एक क्लास लग जाती है, लेकिन उसका आउटपुट कब मिलता है? एग्जाम में, जब बच्चे की उस चीज को समझने से एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होती है, उसका एक सोचने का तरीका डेवलप होता है। उस सोचने के तरीके से, उस एनालिटिकल अप्रोच से जब वो एग्जाम के अंदर बैठता है तो बड़े कॉन्फिडेंटली वो क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स को रीड करता है, क्वेश्चंस का मतलब समझ पाता है, और बहुत इजीली ऑप्शंस को कंपेयर करके बेस्ट आंसर चूज कर पाता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट या ऑप्शन है उसे चूज कर पाता है। और सही, सबसे बड़ी बात, कम समय में इफेक्टिवली वो अपने क्वेश्चन सॉल्व करता है। अगर आपने बायोलॉजी को अटेम्प्ट किया नीट के एग्जाम में, और मान लो आपने 320 330 मार्क्स हिट भी कर दिए, लेकिन आपने उसे बायोलॉजी को सॉल्व करने में अगर मान लो 90 मिनट्स का टाइम लगा दिया, तो बेकार है। वो 320 मार्क्स 160 के बराबर है। तो बात जरूरी यह है कि आपको स्पीड से, क्योंकि बायोलॉजी स्कोरिंग है, आप आराम से 350 360 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। आपके सिलेक्शन को एश्योर करती है बायोलॉजी। अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी ठीक ठाक कमांड है तो आपकी ऑल इंडिया एक अच्छी रैंक को एश्योर करती है बायोलॉजी। यानी मेन जो बात करें, 50% कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी के स्कोर का है नीट के टोटल स्कोर में। तो अगर आप चाहते हैं अपना सिलेक्शन अश्योर करना, एक अच्छी रैंक, ऑल इंडिया रैंक अश्योर करना, तो आपको बायोलॉजी पे तो कमांड करना ही पड़ेगा। और बायोलॉजी पर कमांड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले दिमाग से एक कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा, जो मिसकॉन्सेप्शन है कि बायोलॉजी को रटना है, एनसीईआरटी को रटना है, एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन आते हैं। जब तक आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो और उसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, केवल उसकी लाइनों को रट रहे हो, तो ना तो ज्यादा समय तक वो लाइनें याद रहेंगी, और जब कोई भी स्टेटमेंट घूम कर आएगा, एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं आएगा, थोड़ा सा घूम कर आएगा, तो एनसीईआरटी की वही लाइन पहाड़ की तरह आप पर खड़ी हो जाएगी। तो भैया इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका बता दिया आपको कि उसकी लाइनों को समझें, उसकी लाइनों को लिंक करें। बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो दूसरे चैप्टर से कोरिलेट होते हैं, लिंक होते हैं, तो उस टाइम आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे, जैसे वर्ड आया प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन वर्ड आते ही आपको ये लगना चाहिए, अब एनसीईआरटी में प्रोस्टाग्लैंडिन वर्ड नहीं दिया हुआ है, बायोलॉजी एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ है, हालांकि आपके केमिस्ट्री एनसीईआरटी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन वर्ड दिया हुआ है, लेकिन इस प्रोस्टाग्लैंडिन पर कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पार्चुरेशन से रिलेटेड। तो अब जहां जहां प्रोस्टाग्लैंडिन वर्ड आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक फैटी एसिड डेरिवेटिव है, एराकिडोनिक एसिड का डेरिवेटिव है, ये एक लोकल हार्मोन की तरह एक्ट करता है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी यूज होता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है, इसी की वजह से मेंस्ट्रुएशन और पार्चुरेशन के दौरान यूट्राइन मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं।
साथ ही साथ यही प्रोस्टाग्लैंडिन पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया जाता है। तो अगर कभी भी प्रोस्टाग्लैंडिन वर्ड आए तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने सिलेबस में कहां कहां पढ़ा था, आपको सारे याद आ जाने चाहिए कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ा था एज लोकल हार्मोन, यही प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, यही प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ा था। जब इस तरह की अप्रोच होगी, जब आपको एक वर्ड सुनते ही उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने लग जाएगी, चाहे वो किसी भी चैप्टर में दी हुई हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होनी चाहिए, उस दिन समझ लेना कि यू आर ऑन राइट ट्रैक। अब भले ही प्रोस्टाग्लैंडिन वर्ड आपकी बायोलॉजी एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री एनसीईआरटी में जो आपकी केमिस्ट्री 12th क्लास पार्ट 2, उसमें एक चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में बताया हुआ है। तो इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, नीट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नीट 2015 में भी आया था, नीट 2021 में भी आया था पार्चुरेशन का एक क्वेश्चन जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन वर्ड का जिक्र हुआ था। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी समझ के पढ़नी है, उससे एनसीईआरटी की लाइनों से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो तो आपके सॉल्व होंगे ही होंगे। इवन एनसीईआरटी से जो बाहर से कई बार क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन भी रखा हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन नीट 2019 का है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का एक भी स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं मिलेगा। ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड यहां नाम लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। ये यहां पर जो पोटेशियम के मैकेनिकली गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स लिखे हुए हैं, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। यहां पर ये जो नी जर्क रिफ्लेक्स, भले ही आपके एनसीईआरटी में एक रिफ्लेक्स आर्क बनाई हुई एक डायग्राम बनाया हुआ है नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लेकिन उसको भी समझना पड़ेगा कि उस नी जर्क रिफ्लेक्स में जब नी पर एक हैमर से हिट किया जाता है तो एंटीरियर थाई मसल, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल के टेंडन के स्ट्रेचिंग की वजह से वही मसल रिफ्लेक्सली कॉन्ट्रैक्ट करती है और पैर का आगे की तरफ डिफ्लेक्शन होता है, मूवमेंट होता है। यानी जिस डायरेक्शन के अंदर स्टिमुलस दिया है उसी डायरेक्शन में रेस्पॉन्स आएगा, यानी रेस्पॉन्स की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द स्टिमुलस। अब ये कॉन्सेप्ट आपकी एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, केवल डायग्राम के अंदर वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको समझना जरूरी है। अगर वो समझोगे तभी इस स्टेटमेंट को रिलेट कर पाओगे। रॉड एंड कोन्स की जो बात है, जो कंपैरिजन है उनकी एक्टिविटी की, उसको भी ध्यान से समझ के पढ़ना पड़ेगा, तभी फाइनली आप इस क्वेश्चन को डील कर पाओगे। तो इसका मतलब एक बात तो हो गई कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा। ऐसे और भी बहुत एग्जांपल्स हैं। ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा हुआ है, इसका एक भी ऑप्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, यानी कंप्लीटली आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और ऐसे न जाने कितने क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब हम एनसीईआरटी को समझ के पढ़ते हैं, उसके अंदर जो भी बातें लिखी हुई उसको समझ के पढ़ने की जब कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीजें भी हमें समझ में आती हैं, क्योंकि उनको समझाने के लिए हमें इन चीजों को भी समझाना पड़ता है। और साथ ही साथ आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है कि आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज से डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही सकते हो, बल्कि आउट ऑफ एनसीईआरटी भी अगर कुछ आ रहा है तो वो भी आपकी रेंज में होता है, वो भी आपकी अप्रोच में होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक बार क्वेश्चन आया था इनिबिन हार्मोन पे, नीट 2016 में लगातार 2 क्वेश्चन आए थे जो फीडबैक मैकेनिज्म पर बेस्ड थे। अब आपकी एनसीईआरटी में ना तो कहीं इनिबिन लिखा हुआ है, ना कहीं फीडबैक मैकेनिज्म को डिटेल में समझाया हुआ है, लेकिन 2 क्वेश्चन एक साथ नीट 2016 में आए थे। लेकिन जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम से उसे लिंक करते हुए, फीडबैक मैकेनिज्म को समझते हुए उन हार्मोन्स का रेगुलेशन हमेशा पढ़ते हैं। अब 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट तो क्या है कि जो जरा सा कुछ समझने की कोशिश करने के दौरान ही स्ट्रगल करने लगता है, और एक माइंडसेट वो होता है जिसको चीजें सीखने की क्रेविंग होती है। आपको चीजें सीखने की क्रेविंग रखनी पड़ेगी, तभी आप नीट यूजी के लेवल पे पहुंच पाएंगे और अच्छी रैंक सिक्योर कर पाएंगे। तो इन चीजों का ख्याल रखना होगा, इर्रेस्पेक्टिव आप कहां पर पढ़ रहे हैं, आपको किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्या आपको इस तरह की अप्रोच से पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा, आपको खुद को ही अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। आपको किसी भी एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को दूसरे चैप्टर्स के साथ लिंक करना पड़ेगा। आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, कार्डियोवैस्कुलर हो, रेस्पिरेटरी हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ये सब किससे रेगुलेट होते हैं? 2 ही चीजें तो हमारे बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करती हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अगर किसी बच्चे को नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ही समझ में नहीं आता, तो क्या वो बाकी फिजियोलॉजी के चैप्टर यानी बाकी सिस्टम्स के रेगुलेशन को समझ सकता है? कभी नहीं समझ सकता। इसी तरह से अगर आप सेल बायोलॉजी को अच्छे से नहीं जानते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम, सेल डिवीजन, मियोसिस, तो क्या आप
जेनेटिक्स वाले यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को तरीके से समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर आप अलग अलग सिस्टम्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या आप जेनेटिक्स में दिए गए ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को तरीके से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। अगर आप बॉडी के सभी सिस्टम्स को अच्छे से नहीं समझते हैं तो क्या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अलग अलग सिस्टम से दी हुई डिजीजेस को समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। तो बात यह है कि कोई भी चीज आप जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं वो डेफिनेटली दूसरे चैप्टर्स में लिंक होती है, और जब आप दूसरे चैप्टर्स पढ़ते हैं, आगे के चैप्टर्स पे प्रोसीड करते हैं, तो आपको प्रीवियस चैप्टर में जो सीखा है उसको रिकॉल करते हुए, उसको अप्लाई करते हुए नए चैप्टर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आई बात समझ में? जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन का एग्जांपल मैंने दिया था। प्रोस्टाग्लैंडिन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। इनिबिन हार्मोन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, और वो अपने आप कलेक्ट हो जाएगी जब आप समझ के पढ़ने की कोशिश करोगे एनसीईआरटी की लाइनों को। तो जब आप उसके लिए थोड़ा डिटेल में जाओगे तो डिटेल में आपको सारी ये चीजें मिल जाएंगी। हम इसी पैटर्न से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम डिटेल में जाते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं बायोलॉजी को, एनसीईआरटी को रटाने की नहीं, समझाने की कोशिश करते हैं। इवन जहां जरूरत होती है तो उस बायोलॉजी के चैप्टर में अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसे फिजिक्स और केमिस्ट्री जहां जरूरत पड़ती है उससे भी लिंक करने की कोशिश करते हैं। बच्चे से हम क्लास के अंदर बायोलॉजी पढ़वाते टाइम कई बार फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी मंगवा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं ड्यूरिंग स्टडिंग बायोलॉजी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से लिंक होते हैं। तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चे में जब डेवलप होती है, वो लिंक करना चीजों को सीखता है, उसकी एक फाइन अप्रोच डेवलप होती है, एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होती है, तब जाके वो बच्चा उस बायोलॉजी को अच्छे से समझ के और उसमें स्कोर कर पाता है। केवल एनसीईआरटी की लाइनों को रटने से कुछ नहीं होगा, ये बात याद रख ले। मैं आपको साफ बात बोलता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, लेकिन अकेले एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। ये मतलब है कि एनसीईआरटी को रटने से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी को समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको थोड़ी सी और ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। उसकी लाइनों का मतलब निकालने के लिए, आपको उस चीज को विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा सा तो आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाना ही पड़ेगा। अगर कोई स्टेटमेंट पढ़ते समय आपके दिमाग में उस इमेज नहीं फॉर्म हो रही है, वो विजुअलाइज नहीं हो रहा है, जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो वो आपकी आंखों के सामने तैर नहीं रहा है, समझ लेना आप गलती कर रहे हो। जो भी स्टेटमेंट आप पढ़ते जा रहे हैं तुरंत वो पिक्चर आपके दिमाग में चलती जानी चाहिए, ऐसे वीडियो चलता जाना चाहिए कि मैं ये पढ़ रहा हूं, ये हार्मोन है, ये आके सेल पर बाइंड हुआ, तो आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज बननी चाहिए कि सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, ये रिसेप्टर है, ये हार्मोन आया, इस पर बाइंड हो गया, अब अंदर सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा, एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, ये पूरा पिक्चर विजुअलाइज होना चाहिए। तब आप समझेंगे कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। तो बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका यही है, आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं उनको आपस में इंटरलिंक कीजिए, उनके कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के साथ जो समझने की कोशिश कीजिए। जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं, आने वाले चैप्टर्स में अगर उनसे रिलेटेड कोई भी जिक्र होता है तो प्रीवियस चैप्टर की सारी बातों को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। रिकॉल नहीं हो रही है तो प्रीवियस चैप्टर्स को उठाकर फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। बायोलॉजी पढ़ने के लिए एक और चीज है, रैपिड एंड फ्रीक्वेंट रिवीजन। बायोलॉजी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, स्कोर कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बायोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, हर चैप्टर के अंदर, हर सब टॉपिक के अंदर, हर लाइन के अंदर नई टर्म, कोई नया एक्सेप्शन, कोई नई बात जरूर मिलती है, एक ही कॉन्सेप्ट पर नहीं चलती है। तो ऐसे में आप चीजें भूलते भी जल्दी हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर 10 डेज से ज्यादा अनटच नहीं छोड़ना है। भले ही आप उस चैप्टर को, इतने सारे चैप्टर होते हैं, आप इतनी जल्दी जल्दी कैसे रिवाइज करेंगे, भले ही आप विद इन 10 डेज उस चैप्टर को उठाकर 15 मिनट के लिए देखिए, उसके डायग्राम, उसके फ्लो चार्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, हेडिंग्स, जो भी कुछ आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो देखिए, लेकिन देखिए जरूर, उस चैप्टर के टच में रहिए, उसे ज्यादा देर के लिए अनटच मत छोड़िए, नहीं तो वो साफ हो जाएगा। फिर वो चैप्टर बाद में उतना ही समय लेगा जितना पहली बार पढ़ते टाइम लिया था, और उस टाइम आपके पास इतना समय क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत सारे चैप्टर्स इकट्ठे हो चुके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। तो टाइम मैनेजमेंट भी करना सीखिए। रैपिड एंड फ्रीक्वेंट रिवीजन करते रहेंगे तो चैप्टर पूरी तरीके से साफ नहीं होगा, और चैप्टर पूरी तरीके से साफ नहीं होगा तो रिवीजन में कम समय लगेगा, और वो चैप्टर हमेशा आपको थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस देके रखेगा। तो समझ के पढ़िए, लिंक करके पढ़िए। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के आप करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं होते या आउट ऑफ द एनसीईआरटी होते हैं, तो उनका आंसर केवल रटिए मत,
क्योंकि अगली बार नीट के अंदर अगर आउट ऑफ द एनसीईआरटी, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई दूसरा आएगा, तो उसको केवल आंसर रट के आगे मत बढ़िए, उसके आगे पीछे की चीजें सीखिए। ठीक है, तो हम इसी तरीके से बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, इसी तरीके से बच्चों की बायोलॉजी, उसकी लर्निंग, उसकी एबिलिटी, उसकी एनालिसिस, उस सबको प्रमोट करते हैं ताकि बच्चा खुद बायोलॉजी मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा अगर 1 साल बायोलॉजी हमसे पढ़े और उसके बाद उसे कोई बायोलॉजी का ऐसा चैप्टर दे दूं वो जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा है, और अगर उसका ऐसा बायोलॉजी पढ़ने का एनालिसिस और अप्रोच डेवलप हो गया कि उस चैप्टर को खुद ही समझ ले और खुद ही पढ़ ले, इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही अप्रोच लाइफ टाइम काम आती है। जब आप मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं तो भी इसी अप्रोच से पढ़ना होता है। तो मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से अपनी बायोलॉजी की डायरेक्शन लेकर चलेंगे। और हमारे पास यहाँ बियॉन्ड इक्वेशंस पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि किस तरीके से उनको इस बायोलॉजी, जो कि एक उनके दिमाग में पहले से चल रहा था, क्या ये रटने का सब्जेक्ट है, आज जब वो बायोलॉजी को समझते हैं तो उनके चेहरे पर जो स्माइल आती है वो देखने लायक होती है कि हम तो इस बात को रट रहे थे, इसके पीछे ये लॉजिक था, हम तो इस बात को रट रहे थे, ये इतने सारे चैप्टर्स में लिंक हो गई ये बात। तो इस तरह की चीजें आप भी कीजिए, इर्रेस्पेक्टिव आप जहां पर भी पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे यहाँ बियॉन्ड इक्वेशंस पे पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, आगे भी बहुत सारे ऑफलाइन बैचेस आने वाले हैं। बियॉन्ड इक्वेशन का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बियॉन्ड इक्वेशन की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑफलाइन पढ़ने के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ कोचिंग में जो नंबर है आपको दिया जाता है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी, पूरे ईयर लॉन्ग कोर्सेज भी चल रहे हैं जो डायरेक्ट ऑफलाइन क्लासेस से ही लाइव टेलीकास्ट होते हैं, यानी लाइव फ्रॉम क्लासरूम प्रोग्राम। यानी हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम भी वही हैं जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं, उन्हीं को हम डायरेक्ट ऐप पर लाइव करते हैं ताकि बच्चा उसी ऑफलाइन कोर्स का आनंद, उसका फील अगर ऑनलाइन कोर्स भी लेता है तो उस पर ले सके। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पर पढ़ते रहिए, लेकिन अप्रोच ऐसी डेवलप कीजिए। और अगर कोई बच्चा बियॉन्ड इक्वेशंस में आके पढ़ना चाहता है तो वो भी हमसे जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकता है, एक नई दिशा दे सकता है। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।